चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। मेरा नाम है नितिन कुमार छारी और आज हम पढ़ने वाले हैं भोजन के गुण। ये हमारी फूड सेफ्टी ऑफिसर के यूनिट 1 जो सेकंड पार्ट का यूनिट 1 है, उसका 19वां लेक्चर है। इस 19वें लेक्चर के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं भोजन के गुण। भोजन के कौन कौन से गुण हो सकते हैं भैया? तो भोजन के दो प्रकार के गुण हो सकते हैं। एक भोजन के भौतिक गुण हो सकते हैं, दूसरे भोजन के हो सकते हैं तो रासायनिक गुण हो सकते हैं। रासायनिक गुणों के अंतर्गत उनकी रासायनिक अवस्थाएं हैं। उनके रासायनिक गुण के अंदर उसमें भोजन में कितनी नमी होती है, कितनी उसके अंतर्गत अन्य चीजें जो समाहित हैं रासायनिक रूप से, वो सारी चीजें हमें यहाँ पे थोड़ी बहुत मात्रा में देख लेनी है। भौतिक गुणों के अंदर उसका क्वथनांक हुआ, उसका बॉइलिंग पॉइंट यानी कि कितने पे वो बॉइल होता है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट है ना, ये उसके क्वथनांक, हिमांक यानी कि बॉइलिंग, फ्रीजिंग, ये सारे उसके क्या है, भौतिक गुण हैं। तो यही सारी चीजें भौतिक और रासायनिक गुणों के अंतर्गत हमें देखनी है। जैसा भी मैंने बताया कि भोजन के दो प्रकार के गुण हो सकते हैं, एक रासायनिक और दूसरे भौतिक। ठीक है, तो इन भौतिक और रासायनिक गुणों को देखते हैं। परीक्षा में यहाँ से कमोवेश ही सही थोड़ी बहुत मात्रा में प्रश्न जरूर बनेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं भोजन के अंतर्गत रासायनिक गुण, जिसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं नमी की मात्रा, है ना। भोजन के अंदर नमी की मात्रा उसके रासायनिक गुण को प्रदर्शित करती है। भोजन के खराब होने की दर को भी वो निर्धारित करती है। जैसे जैसे हमने भोजन के संबंध में, जैसे कि कोई एक हमारा आलू है, उदाहरण के लिए हम आलू ले लेते हैं। आलू को यदि हम चिप्स बनाना चाहते हैं तो चिप्स बनाने के लिए आलू को किसने के बाद उसको धूप में सुखाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो नमी है वो हमें समाप्त करनी होती है। यदि हम उसकी नमी को समाप्त नहीं करेंगे तो ऐसी स्थिति में वो भोजन जो है वो उस नमी से खराब हो सकता है ना। वो उसका एक निश्चित मात्रा में उसके अंदर नमी होनी चाहिए। ठीक, तो भोजन की रासायनिक गुण में नमी जो है वो मुख्य भूमिका निभाती है। जैसे भोजन के खराब होने की दर भी उस पर निर्भर करती है। अधिक नमी सूक्ष्म जीवों की गति को बढ़ा देती है, जिससे खराब होने की संभावना है वो बढ़ जाती है। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो नमी में ही उगती हैं, उनके लिए नमी आवश्यक होती है। तो आवश्यक नमी से ज्यादा नमी भी हानिकारक है, आवश्यक नमी से कम नमी भी हानिकारक है ना। तो नमी यानी कि भोजन के अंदर नमी का मतलब क्या है? एक निश्चित मात्रा में जल की उपस्थिति, एक निश्चित मात्रा में जल की उपस्थिति। जैसे आलू की चिप्स बनाने तो उसमें नमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जल की उपस्थिति उसके अंदर होनी ही नहीं चाहिए। नहीं तो अगर जल की उपस्थिति रहेगी तो फिर उस नमी में उसके अंदर फंगस लग सकता है, उसके अंदर बैक्टीरिया पनप सकते हैं, वो धीरे धीरे क्या हो सकता है, भोजन खराब हो सकता है। ठीक, तो उसके रासायनिक गुणों में सबसे पहला जो गुण है वो क्या है? नमी। बनावट और स्वादिष्टता, ये भी नमी का ही एक विशिष्ट गुण है। यदि भोजन के अंदर नमी होगी, नहीं होगी, एक निश्चित मात्रा में नमी की मात्रा उसके बनावट और उसकी स्वादिष्टता को भी प्रभावित करेगी। ठीक है, जैसे भोजन की बनावट जो है वो प्रभावित होती है। जैसे उदाहरण के लिए कम नमी कठोरता के कारण को उत्पन्न कर सकती है ना, यानी कि कठोरता का कारण बन सकती है कम नमी। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें नमी नहीं रहती, वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, कठोर हो जाती, सूख जाती है। और कुछ चीजें हमें नमी रहित चाहिए, कुछ चीजें हमें नमी युक्त चाहिए। तो नमी भोजन का एक विशिष्ट रासायनिक गुण है। नमी का मतलब है भोजन के अंदर जल की एक उपयुक्त मात्रा का होना, है ना। तो मॉइस्चर जो है वो भोजन के अंदर एक विशिष्ट रूप से रासायनिक गुण है, केमिकल प्रॉपर्टी है उसकी, वो हमें याद रखनी है। अगर हम इस नमी को देखेंगे तो भोजन के अंतर्गत ये नमी का जो रेट है, जो मात्रा है, वो एक निश्चित होनी चाहिए, जिसके माध्यम से भोजन के खराब होने की स्थिति को भी रोका जा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। ये तो हुआ नमी के संबंध में, है ना। फिर उसके बाद हम देखते हैं इसका दूसरा जो गुण है वो क्या है। इसका दूसरा गुण वो है भोजन का पीएच मान। रासायनिक गुणों के अंतर्गत जो दूसरा प्रमुख रासायनिक गुण है वो क्या है? वो है इसका पीएच मान, यानी कि पीएच वैल्यू। भोजन का पीएच वैल्यू भी उसके विशिष्ट रासायनिक गुण को व्यक्त करता है। ठीक है, खाद्य सुरक्षा भी उसी पे डिपेंड करती है।
कम पीएच स्तर हानिकारक बैक्टीरिया के विकास को रोकता है। कम पीएच स्तर का मतलब क्या है? जैसे आपने ये, अच्छा इधर बता देता हूँ, एक स्केल है, इस स्केल पर 0 से लेके 14 तक कुछ अंक जो हैं वो अंकित होते हैं। 0 से लेके 14 तक, बीच में हम ये 7 नंबर लिख देते हैं, ठीक है। अब 0 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये थोड़े पास पास हो गए, है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 2 दूर हो गए, मतलब 7 मान लो, ठीक। फिर उसके बाद ये इधर, ठीक है। तो यदि 0 से लेके 7 तक, 7 के पहले है ना, 7 काउंट नहीं होना, तो ऐसी स्थिति में इस प्रकृति को हम कहते हैं अम्लीय प्रकृति, और 7 से अधिक है तो उसको हम कहते हैं क्षारीय प्रकृति, और यदि 7 है, फिक्स 7 है, तो उसको हम कहते हैं न्यूट्रल यानी कि उदासीन प्रकृति। तो यहाँ पे पीएच मान जो है भोजन का, वो एक मुख्य भूमिका निभाता है भोजन को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए, या उसको सड़ने से रोकने के लिए, या उसको सड़ाने के लिए, ठीक है। यदि पीएच वैल्यू 7 से कम होगी, है ना, तो पीएच वैल्यू कम होने पर हानिकारक बैक्टीरिया के विकास को रोक देता है। यानी कि कम पीएच वैल्यू में एसिडिक होने पर, एसिडिक नेचर होने पर उस भोजन के अंदर जो हानिकारक बैक्टीरिया है वो नहीं पनप पाएंगे। तो भोजन का एक विशिष्ट गुण है, आप देखो अचार डालते हो ना, तो वो एसिडिक नेचर बना रहता है, आप है ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में ये डालते हैं, टार्ट्रिक एसिटिक ऐसे करके कुछ एसिड है जो आप मिलाते हो। रोगजनक जैसे क्लोस्ट्रीडियम, बोटुनियम, ये जब सारे के सारे हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो अचार भी है, ये मिटा देता हूं मैं, है ना, ये सबको खराब होने से बचाने का काम करते हैं। अचार दही पर खराब रूप से बढ़ते हैं, ठीक। तो कहीं ना कहीं ये भोजन के विशिष्ट गुणों के अंतर्गत शामिल है उसका पीएच वैल्यू, और साथ ही साथ पीएच वैल्यू के साथ साथ नमी, ये दो उसके रासायनिक गुण हो गए जो भोजन को खराब होने से बचाने के लिए उस पर मुख्य रूप से लागू होते हैं, ठीक। यहाँ पे दो बातें हो गई। फिर तीसरी बात अगर हम देखेंगे तो इसके अंतर्गत है वर्णक यानी कि उसका पिगमेंट। पिगमेंट भी मुख्य रूप से इसके रासायनिक गुणों में शामिल है। जैसे क्लोरोफिल सब्जियों को हरा रंग प्रदान करता है, क्लोरोफिल जो है वो सब्जियों को हरा रंग प्रदान करता है। क्लोरोफिल भी कई प्रकार हैं, क्लोरोफिल ए बी सी डी ऐसा करके कई प्रकार के होते हैं, ठीक, जो पौधों के विभिन्न हिस्सों को हरा रंग प्रदान करते हैं, ठीक है। स्पेशली पत्तियों को हरा रंग प्रदान करने का काम यही क्लोरोफिल करता है, और इस क्लोरोफिल के माध्यम से पत्तियां क्या करती हैं, प्रकाश संश्लेषण करती हैं, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वो भोजन बनाती हैं। तो हुआ ना भोजन का मुख्य घटक क्लोरोफिल। फिर है एंथोसाइनिन, ये भी एक प्रकार का पिगमेंट है जो जामुन जैसे फलों में लाल रंग, बैगनी रंग, नीले रंग आदि के प्रति क्या होता है, जिम्मेदार होता है ना। फिर है कैरोटीनॉइड, ये गाजर और शकरकंद में नारंगी रंग जो है वो प्रदान करता है। गाजर का जो नारंगी रंग है वो कैरोटीनॉइड के कारण है। फिर उसके बाद डीऑक्सीकरण, ये अपचयन की क्रिया यानी कि रेडॉक्स, रेडॉक्स का मतलब है रिडक्शनल डिवीजन। रेडॉक्स मतलब यहाँ पे ये क्या लिखा है इंग्लिश में, इसका मतलब है रिडक्शनल डिवीजन यानी कि अपचयन अभिक्रिया। तो अपचयन अभिक्रिया यानी कि प्रकाश संश्लेषण के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होने के बाद ग्लूकोज बनता है, और उसमें यही पिगमेंट जो है वो काम आते हैं। ऐसे तमाम पिगमेंट जो है वो काम आते हैं, ठीक। तो कहीं ना कहीं ये ऑक्सीकरण के लिए, डीऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीजन की कमी को रोकने के लिए, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए, है ना, इलेक्ट्रॉन की हानि जैसे लिपिड ऑक्सीकरण, विटामिन क्षरण आदि, इन सभी चीजों के विकास के लिए और भोजन के संरक्षण के लिए ये पिगमेंट जो है वो आवश्यक है ना। अपचय यानी कि इलेक्ट्रॉनों का जो लाभ है वो एंटीऑक्सीडेंट क्रिया के माध्यम से होता है। एंटीऑक्सीडेंट यानी कि जब आपके शरीर में पानी की कमी होती है तो एंटीऑक्सीडेंट की क्रिया के माध्यम से पानी की कमी को पूरा किया जा रहा है, जिससे शरीर पर बुरा प्रभाव न पड़े, ठीक है। और ऐसा पौधे भी करते हैं,
और ऐसा आपके शरीर में जो मुख्य रूप से क्रिया हो रही है जो भोजन के माध्यम से पूरी होती है, और भोजन के अंतर्गत ये सारी क्रिया जो है वो भोजन के रासायनिक गुणों के अंदर निर्भर करती हैं, किस पर? पिगमेंट पर। ठीक, इसलिए हमें उचित मात्रा में पानी पीना चाहिए, नहीं तो हमारा शरीर पानी जो है एंटीऑक्सीडेंट के माध्यम से बनाएगा तो उससे हमारे शरीर में कमजोरी आएगी। फिर भोजन के रासायनिक गुणों में ये सारी चीजें इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, थोड़ा इंग्लिश मीडियम वाले अगर इस चीज को अपना क्या नोट्स बनाने में सहूलियत मिलेगी उनको। फिर भोजन के भौतिक गुणों में हम देखेंगे उसका हिमांक यानी कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट और उसका बॉइलिंग। हर एक भोजन को इसी के आधार पर भोजन पकता भी है। आपने देखा होगा कुकर के अंदर भोजन बनाते हैं तो भोजन जल्दी पक जाता है, क्यों? क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाता है। अब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है तो भोजन जल्दी कैसे पक जाता है? तो ये सारी चीजें जो हैं वो भोजन के भौतिक गुणों पर निर्भर करती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे हिमांक देखेंगे तो वह तापमान जहां पर तरल जो है वो ठोस बन जाता है, यानी कोई लिक्विड जो होगा वो जमकर ठोस के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, है ना। उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि हिमांक बिंदु। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, उदाहरण के लिए पानी जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखेंगे या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखेंगे तो पानी क्या हो जाएगा? बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या होगी? द्रव से ठोस बन गया। अगर इसी को ही हम क्या करेंगे? टेम्परेचर बढ़ा देंगे, जैसे जैसे ये है आपका पानी है, ठीक है, पानी को अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वो भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। पानी का टेम्परेचर डाउन कर देंगे तो वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि पानी का टेम्परेचर बढ़ा देंगे, यदि बर्फ का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। पानी का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो भाप में कन्वर्ट हो जाएगी। भाप का टेम्परेचर कम कर देंगे तो वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। पानी का टेम्परेचर कम कर देंगे तो बर्फ बन जाएगी, है ना। तो जब पानी का बर्फ का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बर्फ का टेम्परेचर बढ़ने से पानी बनता है, तो उसको कहते हैं गलनांक। क्या कहते हैं? गलनांक, यानी कि मेल्टिंग, यानी कि बर्फ मेल्ट होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे बर्फ क्या हो जाती है? मेल्ट हो जाती है। मेल्ट होने के बाद कन्वर्ट किस में हो जाती है? पानी में कन्वर्ट हो जाती है। और जब पानी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो भाप में आता है, उसको कहते हैं क्वथनांक। क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग, तो पानी बॉइल होकर भाप में कन्वर्ट हो जाता है। फिर भाप को आप ठंडा करो, टेम्परेचर कम करो तो पानी में कन्वर्ट होगा, उसको कहेंगे संघनन। संघनन यानी कि कंडेंसेशन। और पानी को और ठंडा करेंगे तो वो बर्फ में आ जाएगा, जिसे हम कहेंगे हिमांक। हिमांक यानी कि फ्रीजिंग। तो ये हमें क्या करने हैं? ये हमें थोड़े ध्यान देने, ये पदार्थ के या भोजन के क्या है? भौतिक गुण हैं, है ना, कि भोजन की अवस्थाओं को परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे टेम्परेचर के बढ़ाने से, टेम्परेचर के कम करने से, उसके फ्रीजिंग यानी कि हिमांक बिंदु, उसके गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, और उसके क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट में क्या है? अंतर आ जाता है। ठीक है, गलनांक यानी कि वह तापमान जहां ठोस जो है तरल बन जाता है। ठोस जो है वो तरल बन जाता है, यानी कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, जैसे कि उदाहरण यहाँ पे आपके सामने लिखा ही हुआ है। और ये पानी के संबंध में स्पेशल जो फैक्ट है वो थोड़ा याद रखेंगे। पानी को यदि जो है हम क्या करेंगे? अच्छा, ये यहाँ पे क्या है? ये क्वथनांक है यानी कि बॉइलिंग पॉइंट है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कि वह तापमान जहां पर तरल जो है वो वाष्प में बदल जाए, तरल जो है वो वाष्प में बदल जाए। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए पानी को अगर हम 100 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। और यही जो है फ़ारेनहाइट में जो वैल्यू पूछी जाएगी वो है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में वैल्यू कितनी है? 212। और सेंटीग्रेड में कितनी है? 100 सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये क्या है? उसके भोजन के प्रमुख भौतिक गुण हैं। यही सारी चीजें अपन यहाँ पे इंग्लिश में लिखे हुए हैं, जिससे इंग्लिश मीडियम वालों को आसानी से क्या हो? नोट्स बनाने में सहूलियत मिल सके। ठीक है, जो उसके फ्रीजिंग, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट से संबंधित है। ठीक, फिर उसके बाद देखेंगे भोजन के अन्य गुणों में गलनांक, क्वथनांक को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि कुछ फैक्टर्स हैं जो इसके बॉइलिंग को और उसके मेल्टिंग को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं, उसमें इफेक्ट डाल देते हैं, यानी कि उसमें प्रभाव डाल देते हैं। ठीक, उसको प्रभावित कर देते हैं।
जैसे अंतर आणविक बल यानी कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। ठीक, अब ये एक अणु है और ये दूसरा अणु है, ये दोनों इतने पास पास हैं, और एक अणु ये है और एक अणु ये है, ये इतने पास पास हैं, है ना, ये थोड़ा दूर है इसकी अपेक्षा। और एक अणु यहाँ पे बना देता हूँ मैं, ये और ये। ठीक, ये मैंने एकदम चिपका दिए हैं। ये है, ये जो है ये स्थिति नंबर ए है, ये स्थिति नंबर बी है। ठीक है, और ये स्थिति नंबर सी है। यहाँ पे जो अणु है एकदम चिपके हुए ए पे, और बी पे थोड़े दूर है, और सी पे और ज्यादा दूर है। ठीक है, तो यहाँ पे अंतर आणविक बल यानी कि दो अणु, ये अणु एक है, ये दूसरा है ना, ये एक है और ये दूसरा है। तो दो अणुओं के बीच का अंतर आणविक बल यानी कि इंटरमोलिक्यूलर स्पेस और फोर्स, दो चीज समझनी है। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा है, बहुत क्या है, हाई है, बहुत ज्यादा है। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा है, तभी जाके ये दोनों मॉलिक्यूल जो हैं वो दोनों एक दूसरे से चिपके हुए हैं, है ना। तो चिपके हुए, इसका मतलब इंटरमोलिक्यूलर स्पेस जो है वो नहीं है, स्पेस जो है वो नहीं है। ठीक है, तो जो ठोस, ऐसी कोई भी वस्तु जो ठोस अवस्था में होगी, उनके बीच में ये वाली स्थिति बन रही होगी, क्योंकि उनके बीच का इंटरमोलिक्यूलर जो फोर्स है वो ज्यादा होगा और स्पेस बहुत कम होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर इसको हम गर्म करेंगे तो ये थोड़ी ज़्यादा टेम्परेचर पे क्या होगा, मेल्ट होगा, और ज़्यादा टेम्परेचर पे ही बॉईल होगा, है ना। तो उसके बॉईल होने में या उसके मेल्ट होने में हमें क्या लगेगा, ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा, अपेक्षाकृत किसके, कि ऐसी वस्तु, ये जो है ये वस्तु वो है द्रव। यदि कोई द्रव होगा, लिक्विड होगा, तो अब इसकी अपेक्षा ये थोड़े दूर दूर है, तो इसका इंटरमोलिक्यूलर स्पेस है वो थोड़ा अधिक है, इसकी अपेक्षा आपको दिख रहा है ना। तो लिक्विड जो होता है उसका इंटरमोलिक्यूलर स्पेस पहले से ही ज्यादा रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि उसके बीच का इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो है ठोस की अपेक्षा कैसा होता है, कम होता है। तो जब यहाँ पे इन दोनों के बीच की फोर्स की वैल्यू, जैसे पहले ऐसे थे एकदम मजबूती से जुड़े, अब वो थोड़े ऐसे हैं ढीले ढीले से, तो कम टेम्परेचर पे ही अलग हो जाएंगे, है ना। तो ठोस जो है वो अधिक फोर्स से जुड़ा होते हैं, उनके दो या दो से अधिक अणु जो है, मॉलिक्यूल जो है, वो बहुत ज़्यादा फोर्स से जुड़े होने के कारण उनके बीच में फोर्स ज़्यादा होने से उनको ज़्यादा मात्रा में हीट देनी पड़ेगी, तब जाके वो मेल्ट और बॉईल होंगे। अपेक्षाकृत लिक्विड जो है इसको कम टेम्परेचर में ही बॉईल किया जा सकता है। ठीक, और गैस जो है वो कम से कम टेम्परेचर में ही, ये गैस की स्थिति है ना, ये कम से कम टेम्परेचर में क्या हो जाएगी, अब ये दूर फैलने लगी। अब गैस मेल्ट कैसे होगी, गैस बहुत जल्दी ही दूर दूर, यानी कम से कम टेम्परेचर पे ही गैस क्या हो जाएगी, दूर दूर जाने लगी। हालांकि यहाँ पे हमें जो समझना है वो ठोस और द्रव के संबंध में ही समझना है, गैस वाला कंसेप्ट यहाँ समझना ही नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे बॉइलिंग और मेल्टिंग की जो प्रोसेस है वो डिपेंड करेगा उसके बीच के इंटरमोलिक्यूलर स्थिति पर, उसके फोर्स और उसके स्पेस पर। ठोस जो है उसमें फोर्स बहुत ज़्यादा है, स्पेस कम है, इसलिए ठोस को बॉईल करने में ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा। और लिक्विड जो है उसके अंदर फोर्स कम है और स्पेस ज़्यादा है, इसलिए वो कम टेम्परेचर में ही क्या हो जाएगा, बॉईल और मेल्ट हो जाएगा। अणुओं के बीच बलों की ताकत गलनांक और क्वथनांक को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है ना। मजबूत अंतराण्विक बलों को दूर करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यानी कि ज्यादा हीट की आवश्यकता होगी, जिससे गलनांक क्वथनांक भी उनके अधिक होंगे, हाई होंगे, है ना। बहुत ज्यादा उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होगा। ठीक, ये समझ में आ गया होगा आपको, ये आप नोट कर लेना। और इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से अपना क्या कर लेंगे, उसको क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, जिससे क्या है कि उनके परीक्षा के लिए अच्छा सा मैटर जो है वो इकट्ठा हो सके। फिर है आणविक का आकार, यानी मॉलिक्यूल जो है, अणु जो है, उसका आकार और उसका भार, ये भी डिपेंड करता है उसके भौतिक गुणों पर, है ना। तो अधिक आणविक भार वाले बड़े अणुओं में आमतौर पर वैन डर वाल्स इक्वेशन के कारण उच्च गलनांक और क्वथनांक होते हैं। वैन डर वाल्स वैज्ञानिक है, उन्होंने बताया है कि अगर किसी अणु का आकार बड़ा है
और वो भारी है, हैवी है और आकार बड़ा है। ठीक है, एक ये है जिसका आकार छोटा है और हल्का है, देख के नजर आ रहा होगा आपको। जिनका आकार छोटा है और हल्का है वो उनका मेल्टिंग बॉइलिंग कम होगा, और जिनका आकार बड़ा है और भारी है उनका मेल्टिंग बॉइलिंग भी ज्यादा होगा, है ना। आणविक संरचना यानी कि मोलिकुलर स्ट्रक्चर और उसका आकार, अणुओं की व्यवस्था और आकार इस बात को प्रभावित करती है कि वे एक साथ कितनी बारीकी से पैक हो सकते हैं, यानी कि आसपास आ सकते हैं, जिससे गलनांक और क्वथनांक प्रभावित हो जाते हैं। रेखिक अणु शाखित अणुओं की तुलना में अधिक कसकर पैक हो सकते हैं। रेखित यानी कि रेखा के समान अणु जो हैं वो बहुत ज़्यादा आसानी से और बहुत टाइट पैक हो सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनका गलनांक और क्वथनांक भी उच्च हो जाता है ना। जो रेखा के समान होंगे वो बहुत ज़्यादा पास पास डेंस इकट्ठे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। ये भी यानी कि मुख्य रूप से उनके आकार, उनकी स्थिति, उनकी संरचना, उनका बॉइलिंग, उनका मेल्टिंग, उनका स्ट्रक्चर, ये सब डिपेंड करता है उसके भौतिक गुण पर। भौतिक गुण के अंदर उसके हाइड्रोजन बॉन्ड को भी शामिल किया गया है। हाइड्रोजन बॉन्ड में सक्षम यौगिक उच्च गलनांक और क्वथनांक प्रदर्शित करते हैं। हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग जो है उसको प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड अपेक्षाकृत मजबूत आंतरिक बल होते हैं, यानी कि दो अणुओं के बीच में बहुत ज्यादा मात्रा में फोर्स लगाते हैं, है ना। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो आपके डीएनए में भी पाया जाता है। डीएनए के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। डीएनए के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इसी के आधार पे आपके नाइट्रोजन बेस जो है वो जुड़े होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड से ही आपस में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। ये हमें याद रखना है। इनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, है ना। ये जो है आपस में डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं और बीच में ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए बहुत मजबूत बल होता है ना। फिर उसके बाद आयनिक बंधन, आयनिक बंधन यानी कि आयोनाइज्ड बॉन्ड, जिसमें इलेक्ट्रॉन को त्याग कर या ग्रहण करके बनाया जाता है ना। इसके विपरीत आवेशित आयनों के बीच मजबूत इलेक्ट्रोस्टैटिक बलों के कारण आयनिक यौगिकों में उच्च गलनांक और क्वथनांक होते हैं। ये मुख्य रूप से नमक में पाया जाता है ना। अशुद्धियों की उपस्थिति, अगर मैं पानी की बात करूं, ठीक है, और अगर मैं पानी को बॉईल करूं, अभी मैंने बताया कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी बॉईल हो जाएगा या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे पानी बॉईल हो जाएगा। लेकिन अगर इस पानी के अंदर अशुद्धियां मिला दी जाएं तो अशुद्धि मिलाने से इस पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अब वो 100 डिग्री पे नहीं बल्कि 100 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉईल होगा। अशुद्धियां अणुओं की व्यवस्थित व्यवस्था को बाधित कर देती हैं, जिससे गलनांक या मेल्टिंग बॉइलिंग जो है वो क्या हो जाते हैं? वो बढ़ जाते हैं, है ना। तो इनके मेल्टिंग बॉइलिंग जो है वो इन सब चीज़ों पे क्या करते हैं? निर्भर करते हैं, जो कि उन सब चीज़ों को क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अगला है भोजन के गुणों में भोजन में ऊष्मा का स्थानांतरण, हीट का उसमें प्रवाहित होना, ऊष्मा के स्थानांतरण के तरीके। तो हीट को भोजन के अंदर देंगे तो चालन के माध्यम से, संवहन के माध्यम से और विकिरण यानी कि रेडिएशन के माध्यम से। 3 प्रकार के ऊष्मा के संचरण की विधियां हैं, जिसमें से हम समझते हैं पहले चालन यानी कि कंडक्शन, चालन यानी कि कंडक्शन, दूसरी संवहन यानी कि कन्वेक्शन, तीसरी रेडिएशन यानी कि विकिरण। ठीक, तो चालन क्या है? चालन के अंदर आणविक कंपन द्वारा, अणुओं के कंपन के द्वारा किसी पदार्थ के माध्यम से ऊष्मा का सीधा स्थानांतरण ठोस पदार्थों में होता है। ठीक है, जो कि फूरिया के नियम के अनुसार यहाँ पे बताया गया है। ये थोड़ा वैज्ञानिक का नाम याद रखना है, क्योंकि अगर ये पूछा जाए कि ऊष्मा का संचरण ठोस में चालन के माध्यम से होता है, इस बात की जानकारी किसने दी? तो
फूरियर नाम के वैज्ञानिक ने दी है। फूरियर नाम का वैज्ञानिक है, इसका नाम याद रखना, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो कुल मिला के अब देखो कैसे होगा चालन। चालन क्या होता है, जैसे कि आपका ये एक आलू है, ठीक, इसको आप हीट दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। ठीक, तो जब इस आलू को आप गर्म करेंगे तो मान के चलो आलू यहां से गर्म होना शुरू हो रहा है ना। तो धीरे 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 आलू के अंदर जितने भी अणु हैं वो सब अणु क्या हो जाएंगे, एक ही अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, यानी पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे। ठीक है, आलू पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। अब इसमें चालन का क्या मतलब है, चालन का मतलब है कि एक अणु जिसको हीट दी गई, आलू के किसी एक अणु की बात किया जाए कि इसको हीट दी गई है, ये अपनी हीट को छोड़ेगा नहीं, इसको अणु को हीट मिली है, ये अपनी हीट को छोड़ेगा नहीं, लेकिन हीट जो है वो आगे के मॉलिक्यूल में ट्रांसफर कर देगा। तो लगातार हीट जो है इस माध्यम से क्या होती रहेगी, ट्रांसफर होती रहेगी, ट्रांसफर होती रहेगी, ट्रांसफर होती रहेगी, और लगातार हीट के इस प्रकार से ट्रांसफर होने की स्थिति को ही चालन कहते हैं। इसकी सीधा सीधा जो उदाहरण है वो है 15 अगस्त और 26 जनवरी की रैली। 15 अगस्त 26 जनवरी की रैली में यहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ है और रैली इस तरीके से आती जा रही है। तो यहाँ पे ये लड़का क्या कर रहा है, उन सबको लड्डू के पैकेट दिए जा रहा है। यहाँ से रैली आ रही है, इसको लड्डू मिला, वो आगे चला गया, फिर एक और को लड्डू मिला, उसको दिया, फिर वो आगे चले गए, एक और को लड्डू मिला, वो आगे चला गया। लगातार लड्डू लेते जा रहे हैं, वो आगे चलते जा रहे हैं, लेकिन ये अपना लड्डू नहीं छोड़ रहा है। ये जो लड्डू दे रहा है ना, ये अपना लड्डू लेके पहले से ही जेब में रखे हुए है और आगे आने वाले को सबको लड्डू दिए जा रहा है। यानी कि ये अपनी हीट नहीं छोड़ते और आगे वाले को हीट को ट्रांसफर लगातार करते रहते, इसको कहते हैं चालन। अगर संवहन की बात की जाएगी तो संवहन क्या होता है, जैसे अगर हम किसी द्रव को गर्म करते हैं तो द्रव ये इसके अंदर भरा हुआ है, सपोज करो पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब द्रव जब इसको गर्म करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे हीट मिलेगी इसको, और ये वाला मॉलिक्यूल जो है वो गर्म होगा। गर्म होने के बाद वो अपना स्थान छोड़ देगा, कोई दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ आ जाएगा, वो भी हीट लेने के बाद अपना स्थान छोड़ देगा, और इस प्रकार से वो हीट अब धीरे 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 पूरे पानी को गर्म कर देगी, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि हीट लेने के बाद अपना स्थान छोड़ दिया जाता है, दूसरे नए आ जाते हैं। जैसे एसी, रूम में एसी लगी हुई है तो पूरे रूम को ठंडा कर देती, इसी के माध्यम से पूरे मॉलिक्यूल जो है वो हीट को लेकर अपना स्थान छोड़ते जाते हैं, आता जाता नया आता जाता, वो भी ठंडा होता जाता, वो भी, तो पूरा रूम जो है वो लगभग 15-20 मिनट के अंदर एक निश्चित टेम्परेचर पे आ जाता है। ठीक, तो ये जो विधि है वो है संवहन यानी कि कन्वेक्शन, और ये जो विधि थी वो है चालन। यहाँ पे अपनी हीट को नहीं छोड़ा जाता, आगे ट्रांसफर किया जाता है। यहाँ पे अपनी हीट को छोड़ा तो नहीं जाता, लेकिन हीट प्राप्त करके वो खुद ही स्थान छोड़ देते हैं। यहाँ पे स्थान भी नहीं छोड़ते, हीट भी नहीं छोड़ते, और वहाँ पे हीट नहीं छोड़ते लेकिन स्थान छोड़ देते हैं। ठीक है, और आएगा इसके बाद विकिरण यानी कि रेडिएशन। तो रेडिएशन जैसे आपने देखा हो, जब दूर आग जल रही हो और आप ऐसे हाथ सेक रहे हैं दूर, तो ऐसी स्थिति में आप उससे संपर्क में है ही नहीं, तो किरणों के माध्यम से, रेडिएशन के माध्यम से, विकिरण के माध्यम से, रेस के माध्यम से, किरणों के माध्यम से वो हीट आप तक आ रही है, जो मीडियम को प्रभावित नहीं कर रही है ना। जो जैसा मीडियम वैसा बना हुआ है और आप भी कहीं ना कहीं हीट को ले रहे हैं, बिना संपर्क में आए हीट को लेना, वो रेडिएशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चालन मतलब आणविक कंपन, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन द्वारा किसी पदार्थ के माध्यम से ऊष्मा का सीधा स्थानांतरण ठोस पदार्थ में होता है, जो कि फूरियर नामक वैज्ञानिक ने बताया। ठीक है, अब उसके बाद है अगला संवहन। संवहन यानी कि कन्वेक्शन, ठीक है, और दूसरा है विकिरण यानी कि रेडिएशन, यानी कि तीसरा। पहला चालन हो गया, दूसरा संवहन हो गया, तीसरा विकिरण हो जाएगा, रेडिएशन हो जाएगा। ये सभी पदार्थ के या भोजन के क्या है, भौतिक गुण हैं। द्रव गति के माध्यम से तरल पदार्थ और गैस में ऊष्मा का संचरण इसी के द्वारा होता है, जैसे एसी वाला बताया था मैंने या पानी वाला बताया था। ठीक है, तो ये जो है वो ऊष्मा का संचरण इसी माध्यम से हो रहा है। कुकर के अंदर जब आपका खाना पक रहा है, चावल पक रहा है, तो इसी संवहन के माध्यम से पक रहा है, वो पूरे में हीट एक जैसा ट्रांसफर कर देता है ना। यह प्राकृतिक
और मजबूत हो, भोजन इससे मजबूर नहीं मजबूत हो जाता है ना। पंखे, पंप आदि का उपयोग करके इसको कहीं ना कहीं हीट को पूरे में भेजा जाता है ना। इसके घनत्व में अंतर उत्पन्न हो जाता है, डेंसिटी में भी कहीं ना कहीं क्या है, अंतर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जैसे आपने चावल बनाए कुकर के अंदर, तो जब चावल को कुकर के अंदर बना रहे हैं, ठीक है, तो चावल को कुकर के अंदर बना रहे हैं तो उपयुक्त मात्रा में आप उसके अंदर पानी रख रहे हैं। ये कुकर के ऊपर की सीटी है, ठीक है, तो ये कुकर के अंदर चावल पड़ा हुआ और यहाँ तक आपने पानी भर दिया है। तो संवहन के माध्यम से ये पूरा जो है वो एक निश्चित टेम्परेचर पे आ जाएगा, जिससे वो पानी को ग्रहण करने के बाद चावल की डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, वो भी उस पर फर्क पड़ेगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी, है ना। ठीक है, फिर विकिरण की बात करेंगे तो विद्युत चुंबकीय तरंगों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं, उनके माध्यम से ऊष्मा का संचरण जो है वो भौतिक माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। जैसे आपने देखा बहुत सारी चीजें हम हीट से पकाते हैं, है ना। जैसे आपने कोई एक ब्रेड लिया, ब्रेड के ऊपर आपने चीज़ वगैरह डाली और ऊपर से आप क्या हीट डालते हैं, तो ब्रेड के ऊपर का जो क्या कहते हैं चीज़ डाली हुई है या जो आपने डाला हुआ वो किस तरीके से एकदम मेल्ट होने लगता है, वो रेडिएशन के माध्यम से होता है। ठीक है, हीट को ऊपर से दिया जा रहा है विकिरण रेडिएशन के माध्यम से, तरंगों के माध्यम से। ठीक है, अब इसके व्यवहारिक अनुप्रयोग तो थर्मल प्रसंस्करण यानी कि हीट प्रिजर्वेशन है ना, हीट प्रोसेसिंग के अंदर इसका यूज किया जाता है। हीट प्रोसेसिंग यानी कि थर्मल प्रोसेसिंग या हीट प्रिजर्वेशन, प्रसंस्करण। ठीक है, पाश्चुराइजेशन यानी कि उसका पाश्चुरीकरण करना है। दूध के पाश्चुरीकरण के अंतर्गत हमने देखा था, दूध का अगर पाश्चुरीकरण करना हो तो क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर हम तापमान बढ़ा देते हैं, हाई टेम्परेचर को लो टाइम के लिए अपन क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। हाई टेम्परेचर यानी लगभग 70-72 डिग्री टेम्परेचर को कम से कम समय पे हम उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ठीक है, या हम ये भी कर सकते हैं लो टेम्परेचर रखें और मैक्सिमम टाइम अपन क्या करें, उसको गर्म करें, लो टेम्परेचर को मैक्सिमम टाइम तक, यानी कि लगभग 15-16 डिग्री सेंटीग्रेड को 30-32 मिनट तक गर्म करें। तो ऐसी स्थिति में ये जब हम दूध का पाश्चुरीकरण करते हैं तो उसमें भी हम पाश्चुरीकरण करने के लिए उसको गर्म करेंगे, गर्म करने के लिए उसको हीट देंगे, हीट जो देंगे वो संवहन के माध्यम से पहुंचेगी, तो उसके थर्मल प्रसंस्करण के लिए आवश्यक होता है। इसका व्यवहारिक अनुप्रयोग यानी उसका मुख्य रूप से यूज आता है। ठीक है, और स्टरलाइजेशन जैसी तकनीकों में रोगजनक को खत्म करने के लिए, यानी कि जो उसके अंदर बैक्टीरिया है, माइक्रो बैक्टीरिया है, उन सबको खत्म करने के लिए, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सटीक ऊष्मा स्थानांतरण पर निर्भर करती है, यानी कि हीट जो है वो निश्चित मात्रा में भोजन को निश्चित समय तक क्या है, सुरक्षित रख सकती है। आवश्यकता से ज़्यादा मात्रा में हीट भोजन के अंदर जो केमिकल बॉन्ड है वगैरह है वो टूट जाते हैं, जल्दी खराब हो जाते हैं, है ना। इसलिए भोजन को ठंडे स्थानों में रखेंगे तो लंबे समय तक भोजन सुरक्षित बना रहेगा, है ना। खाना पकाने की विधियां में वांछित बनावट और स्वाद प्राप्त करने के लिए, जिसमें बेकिंग सोडा और फ्राइंग यानी उसको फ्राई करना या स्टीमिंग करना जैसी विधियों के लिए ऊष्मा स्थानांतरण को समझना आवश्यक है। उसको फ्राई करने के लिए, है ना, और उसको स्टीम करने के लिए, जैसे आप मोमोज, इडली वगैरह देखते हैं उनको स्टीम करते हैं। ठीक है, तो इन सब के लिए हमें जो हीट है, टेम्परेचर जो है उसको समझना है ना। और फ्रीज करने के लिए, उसको रखने के लिए, बर्फ में जमाने के लिए, या डीप फ्रीजिंग यानी कि जो बहुत ज़्यादा मात्रा में ठंडा रखते हैं नाइट्रोजन की उपस्थिति में, थर्मल विसरण क्षमता का ज्ञान फ्रीजिंग और डीफ्रीजिंग के दौरान खाद्य गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रक्रिया को डिजाइन करने में मदद मिलती है। ठीक, तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर जो है वो पौधों के अंदर, भोजन के अंदर जो भी पदार्थ है उसको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए, उसके भौतिक रासायनिक गुणों को बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है,
फिर उसके बाद यही सारी चीज़ें इंग्लिश में है ना, इंग्लिश मीडियम वाले नोट्स बनाएंगे यहाँ से। फिर उसके बाद जो लास्ट है वो है कोलाइड, है ना। अम्ल क्षार का प्रभाव तो हमने देख ही लिया है। अगला है कोलाइड। कोलाइड क्या होता है, एक प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, विलयन होते हैं। जैसे दूध है, दूध के अंदर हमने पहले ही पढ़ा था कि दूध के अंदर आपका विटामिन भी है, मिनरल्स भी हैं, फाइबर्स भी हैं, तमाम चीज़ें इसके अंदर हैं। तो दूध को देख के हमें पता चलता है ना कि ये विटामिन ऐसा क्या कोई पता चलता है क्या, नहीं पता चलता। तो दूध के अंदर ये सारी चीज़ें सॉल्यूशन फॉर्म में पहले से ही मौजूद हैं, है ना। तो जैसे पानी के अंदर मिनरल्स है, दूध के अंदर विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट वसा सब मौजूद है, लेकिन ये सब दिख नहीं रहा ना, है ना। तो वो सारी चीज जो है ना वो एक कोलाइड कहलाता है। कोलाइड क्या होता है एक और अलग तरीके से समझते हैं। जैसे कि आपने लिया एक पानी और आपने ली शक्कर, ठीक है, शक्कर और पानी दोनों आपने क्या किए, मिला दिए, तो ये क्या बन गया, एक विलयन बन गया। विलयन यानी कि सॉल्यूशन बन गया। इस सॉल्यूशन के अंदर जो पानी है वो है विलायक यानी कि सॉल्वेंट है, और शक्कर जो है वो क्या है, सॉल्यूट है यानी कि विलेय है। जो भी पदार्थ है जिसको आप मिला रहे हैं, है ना, जिसको आप मिला रहे हैं, जैसे पानी के अंदर शक्कर मिला रहे हैं, पानी के अंदर नमक मिला रहे हैं, पानी के अंदर जो भी मिला रहे हैं, जितनी भी मात्रा मिला रहे हैं, तो पानी क्या है, विलायक है, क्योंकि पानी इन चीजों को अपने अंदर घोल रहा है, सॉल्यूट है। और शक्कर क्या है, सॉल्वेंट है, यानी कि वो क्या है, उसके अंदर मिल रही है, शक्कर, नमक आदि। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो मिल जाते हैं तो सॉल्यूशन बनता है, यानी कि विलयन बनता है। अब ये जो बन गया है पानी और शक्कर मिला के शरबत बन गया है। तो जो शरबत बना हुआ है, इस शरबत के अंदर अब आपको शक्कर के अंदर क्या क्या है हमने पहले पढ़ा है। शक्कर के अंदर शुगर, शर्करा जो है, उसके अंदर शक्कर का अब जो सूत्र है वो हमने क्या बताया था, वो पहले ही खाद्य घटक के अंदर डाइसैकेराइड के अंदर हमने पढ़ा था ना, सुक्रोज। तो इसके अंदर ग्लूकोज और फ्रक्टोज है। अब इस शरबत के अंदर पानी है, ग्लूकोज है और फ्रक्टोज है। तो क्या आपको ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कोलाइड। जैसे दूध के अंदर विटामिन है, दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दे रहा, तो वो क्या है, कोलाइड। तो कोलाइड एक ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिसके अंदर जो अवयवी तत्व घुले हुए हैं वो इतनी सूक्ष्म मात्रा में घुले होते हैं कि वो हम अपनी नग्न आंखों से देख नहीं पाते। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कोलाइड। उसको क्या कहते हैं, कोलाइड। ठीक है, तो कोलाइड क्या है, यह दो पदार्थों का विषमांगी मिश्रण है, एक हेटेरोजेनस मिक्सचर है। कोलाइड क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों का क्या है, एक हेटेरोजेनस मिक्सचर है। अच्छा, ये जो सॉल्यूशन है ये विलयन है, ये विलयन क्या है, समांगी मिश्रण है। ये समांगी है। समांगी का मतलब जब किसी भी जैसे कि शरबत की बात करेंगे, शरबत के अंदर से हमने क्या निकाल ली, 1 चम्मच पानी निकाल लिया, ये हमने 1 चम्मच शरबत निकाल लिया, ठीक है। फिर उसके बाद पूरा घोल दिया, फिर उसके बाद 1 चम्मच और निकाल दिया। अब इसके 1 चम्मच में से निकाली गई 1 बूंद में और इसके 1 बूंद में क्या मिठास अलग अलग होगी, ले नहीं। तो क्यों नहीं अलग होगी, क्योंकि इसके अंदर सभी अंग समान मात्रा में सभी जगह बराबर बराबर घुले होंगे। ऐसा नहीं होगा कि शरबत ये बनाया है, इस शरबत के अंदर यहाँ ज़्यादा मिठास है, यहाँ कम मिठास है, यहाँ पे मीडियम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके अंदर जो पानी के अंदर शक्कर घुला है वो सभी जगह समान मात्रा में घुला है, इसलिए वो समांगी है। ठीक है, कोलाइडी कैसे होते हैं, विषमांगी होते हैं, यानी कि हेटेरोजीनस होते हैं। उसके अंदर सभी जगह पे बराबर मात्रा में नहीं होंगे, है ना। दूध के अंदर विटामिन है तो दूध के अंदर विटामिन तो है, लेकिन सभी जगह बराबर मात्रा में हो सकता है न मिले, है ना। तो इसलिए दूध को चलाएंगे, फेंटेंगे, फिर उसके बाद उसकी मात्रा को कम ज़्यादा जो भी है वो प्रक्रिया के माध्यम से किया जा सकता है। ठीक है, तो कोलाइड कुल मिला के क्या है, कोलाइड एक क्या है, कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण यानी कि हेटेरोजीनस मिक्सचर है। इसमें परिक्षेपित कण यानी कि जो उसके अंदर पदार्थ मिला हुआ है उसका आकार 10 की घात -5 से लेके 10 की घात -7 सेंटीमीटर के बीच का होता है।
तो सोचो 1 सेंटीमीटर में भी 10 की घात -5 यानी कि 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5 6 7 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 1 सेंटीमीटर से भी 10 लाख गुना छोटा, तो कैसे दिखेगा, है ना। तो बहुत ही छोटे आकार का इसके अंदर जो पदार्थ है वो घुला होता है। इन्हें अपनी नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, बल्कि इन्हें अति सूक्ष्म दर्शी जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप होते हैं उनकी सहायता से हम देख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इनके कण छन्ना पात्र में आर पार निकल जाते हैं। छन्ना पात्र यानी कि एक विशेष प्रकार का एक पेपर होता है। ठीक है, अब उस पेपर में अगर हम इसको छाने तो ये जो इतने छोटे होते हैं 10 की घात -7 इतने छोटे होते हैं कि उससे भी छन जाते हैं। यानी कि अगर हम दूध को इस विशेष प्रकार के पेपर से छानेंगे तो इसका विटामिन मिनरल्स वगैरह हैं वो छनकर दूध के साथ ही चले जाएंगे। ठीक, इतने छोटे आकार के होते हैं। ये स्थायी होते हैं, यानी कि दूध के अंदर सारी चीजें स्थायी रूप में घुली होती हैं, है ना। स्थिर छोड़ देने पर इनके कण में परिक्षेपण के माध्यम से अलग अलग हो जाने की बहुत कम प्रवृत्ति पाई जाती है। दूध को स्थिर छोड़ देंगे तो उसमें से विटामिन अलग ऐसा तो कुछ नहीं होगा, है ना, क्योंकि उनमें अलग होने की प्रवृत्ति बहुत कम पाई जाती है। जैसे दूध, गोंद, रक्त, स्याही। रक्त में भी आपके आरबीसी डब्ल्यूबीसी घुली हुई है, ऐसा तो है नहीं कि आरबीसी अलग हो जाएगी डब्ल्यूबीसी अलग हो जाएगी। उनको अलग करने के लिए इसमें एक विशेष प्रकार की विधि उपयोग में लाई जाती है, उसका नाम है अपकेंद्रण। उसका नाम क्या है? अपकेंद्रण। यदि अपकेंद्रण विधि का उपयोग किया जाएगा तो उस कोलाइड के अंदर जो जो चीजें घुली हुई हैं वो सब अलग हो जाएगी, है ना। लेकिन यहाँ पे हमें अलग नहीं करना है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं कि कोलाइड क्या होता है। कोलाइड एक ऐसा सॉल्यूशन होता है, एक ऐसा पदार्थ होता है जो एक प्रकार का विषमांग मिश्रण है, यानी कि एक प्रकार का क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, जिसके अंदर जो कण घुले हुए हैं, जो पदार्थ उसके अंदर मिले हैं वो बहुत छोटे आकार के होते हैं। 10 की घात -5 से लेकर 10 की घात -7 सेंटीमीटर तक छोटे होते हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते। माइक्रोस्कोप, वो भी अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखें तो हमें नजर आएंगे। ठीक है, एक विशेष प्रकार का छन्ना पात्र है, उसके माध्यम से अगर हम छाने तो वो छन जाते हैं, वो दिखाई नहीं देते। ठीक है, और इनमें अलग होने की प्रवृत्ति नहीं होती। जैसे दूध है, गोंद है, रक्त है, स्याही है, वो सब उसके अंदर घुले हैं। ठीक है, छन्ना पात्र मतलब एक प्रकार का जो पेपर होता है उसको इंग्लिश में कहते हैं एक फिल्टर पेपर, है ना। एक ऐसा विशेष प्रकार का फिल्टर पेपर होता है जिसके माध्यम से अगर हम उसको छाने दूध को, तो दूध के अंदर विटामिन मिनरल्स जो हैं वो साथ में ही निकल जाते हैं, उससे वो छनकर अलग नहीं होते। इस तरीके से अपन क्या करेंगे, इसको समझेंगे। ठीक है, कोलाइडी का जो वर्गीकरण है, जो उसका डिवाइडेशन है, वो हमें इस तरीके से थोड़ा याद करना है, परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है, जैसे अगर हम ठोस को ठोस से मिला दें, नमक और शक्कर मिला दें, तो नमक और शक्कर मिलेंगे क्या? नहीं, उनको गर्म करना पड़ेगा। नमक और शक्कर को गर्म करना पड़ेगा, गर्म करने के बाद मिलाएंगे तो फिर वो कैरमलाइज्ड हो जाएंगे, यानी कि वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो उससे मिलने के बाद जब वो ठंडा होगा तो एक ठोस प्रकार का, एक अलग प्रकार का पदार्थ बनेगा, उसे अपन कहेंगे ठोस सॉल्ट। जैसे कुछ रंगीन कांच होते हैं, है ना, जो आप गाड़ियों के ऊपर देखते होंगे, रंग बिरंगे कांच घरों में लगे होते हैं कांच। तो जो रंगीन कांच होते हैं या रत्न होते हैं या दूधिया कलर का जो कांच होता है, तो दूधिया जो कांच होता है उसके अंदर जो सफेद रंग का पदार्थ मिला है वो ऐसा कोलाइडी सॉल्यूशन है कि उसको आप अलग नहीं कर सकते फिर। ठीक है, तो ये पेपर में पूछा जाएगा निम्नलिखित में से दूधिया कांच, है ना, मिल्की ग्लास किस प्रकार का उदाहरण है? तो वो आएगा ठोस सॉल का, है ना। जब आप ठोस और द्रव को मिलाते हैं तो आता है केवल सॉल्ट। जैसे पेंट जो है ना, उसके अंदर लिक्विड ज्यादा मात्रा में है, सॉलिड कम मात्रा में है ना। लिक्विड जो है वो ज्यादा मात्रा में है, सॉलिड कम मात्रा में है, इसलिए वो गाढ़ा हो गया है ना, वो पेंट। ठीक है, कोशिका तरल यानी कि जो सेल के अंदर पाया जाता है, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का सॉल है। पेपर में पूछा जाएगा साइटोप्लाज्म क्या है ना। साइटोप्लाज्म क्या है? एक सॉल है। सॉल मतलब
जिसमें लिक्विड की मात्रा ज्यादा सॉलिड की कम है। ठीक, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, ये भी सॉल्व है। और कीचड़ क्या है, ये भी सॉल्व है। इसके अंदर भी धूल मिट्टी और गंदगी वगैरह जो है वो क्या है, उसके अंदर घुली पड़ी। ठीक, तो सॉल यानी कि लिक्विड के अंदर सॉलिड का घुला होना, है ना। अब लिक्विड के अंदर सॉलिड जो घुला है, लिक्विड के अंदर सॉलिड जो है, तो वो कहीं ना कहीं लिक्विड के अंदर सॉलिड, तो अभी अपन ने शरबत भी बनाया था, पानी के अंदर शक्कर घोला था, तो आप सोच रहे होगे कि वो भी क्या है, सॉल का उदाहरण। नहीं, वो सॉल नहीं है। वो सॉल क्यों नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो मिश्रण है वो समांगी है। यहाँ पे कीचड़ में समांगी थोड़ी ना, कीचड़ में कहीं ज्यादा कहीं कम है ना। तो जो हेट्रोजीनस मिक्सचर है केवल वही सॉल कहलाएंगे जिस लिक्विड के अंदर सॉलिड हो, होमोजीनस नहीं, है ना, इतना याद रखेंगे अपन। अब गैस के अंदर ठोस घोलेंगे तो एरोसॉल बनेगा। एरोसॉल यानी कि गैस के अंदर ठोस को घोल देंगे, है ना। जैसे धुआं, तो धुआं का जो अनुपात जरूरी नहीं निश्चित हो, है ना, और धूल मिट्टी के कण उसमें मौजूद होते हैं, तो ये क्या हो गया, एरोसॉल हो गया। धुआं पूछा जाता है पेपर में, धुआं किसका उदाहरण, तो धुआं है एरोसॉल का उदाहरण, जिसमें गैस ज्यादा मात्रा में है, ठोस कम मात्रा में है। फिर उसके बाद देखेंगे हम, ठोस के अंदर द्रव घोल दें तो जेल बन जाता है। इस ठोस की मात्रा जो है ज्यादा होगी, इसके अंदर हम द्रव घोल दें, यहाँ पे जो लिखा है इसकी मात्रा हमेशा ज्यादा रहेगी, है ना, और दूसरे पहले वाले के अंदर मात्रा कम रहेगी। तो ठोस के अंदर द्रव को घोल दें, या द्रव के अंदर द्रव को घोल दें, या गैस के अंदर द्रव को घोल दें, या ठोस के अंदर गैस को घोल दें, या द्रव के अंदर गैस को घोल दें, है ना। यहाँ पे लगभग 8 प्रकार के चीजें आपको दिख रही होंगी, जो ठोस के अंदर घुली हैं, द्रव के अंदर घुली हैं, गैस के अंदर। गैस के अंदर गैस नहीं होगी, गैस के अंदर गैस हो जाएगी तो वायु का मिश्रण हो जाएगा, है ना, तो वो अलग हो जाएगी चीजें। तो अगर हम ठोस के अंदर किसको, द्रव को घोल दें तो क्या बनता है, जेल। जैसे भी आपकी शेविंग क्रीम है, पनीर जेली वगैरह, ये सब जो है ना, ये क्या है, एक प्रकार की जेल है। टूथपेस्ट वगैरह होते हैं ना, वो ठोस के अंदर द्रव घुला हुआ आता है। और द्रव के अंदर द्रव घुल देंगे तो वो कहलाया जाएगा एक इमल्सन यानी कि पायस का उदाहरण। पेपर में पूछते हैं दूध क्या है, तो दूध क्या है आप बताएंगे, एक प्रकार का कोलाइडी सॉल्यूशन, जो हिंदी में पायस, इंग्लिश में इमल्सन, इमल्सन का उदाहरण है। दूध क्या है, एक प्रकार का कोलाइडी सॉल्यूशन है, और ये कोलाइडी सॉल्यूशन जो है वो इमल्सन यानी कि पायस का उदाहरण है ना। बालों में लगाई जाने वाली क्रीम जो है, चेहरे पे लगाई जाने वाली क्रीम जो है, ये सब वो ज्यादा गाढ़ी है, ये कम गाढ़ा है, बस इतना अंतर है ना। एरोसॉल क्या होता है भैया, एरोसॉल जो है वो गैस के अंदर द्रव को घोल दिया जाए, जैसे धुआं है, कोहरा है, बादल है, कीटनाशक स्प्रे वगैरह है। ये जो फैक्ट है अपने को याद करने हैं, है ना। और अगर ठोस के अंदर गैस घोल दिया जाए तो ठोस सॉल बन जाता है, जैसे प्यूमिस पत्थर है, फोम है, फोम जो समझते हैं ना, घरों में जो लगाते हैं अपन फोम वगैरह, रबड़, स्पंज, सोफा जिस पे अपन बैठ रहे हैं वो। और द्रव के अंदर अगर गैस घोल दिया जाएगा तो ये फोम बन जाएगा, जैसे फैन, फेंटी हुई क्रीम, साबुन का झाग, शेविंग क्रीम, ये सब जो है क्या बन जाएंगे, फॉर्म का उदाहरण बन जाएगा। तो ये नाम याद रखेंगे और इनके उदाहरण याद रखेंगे, और इसी के साथ जो लेक्चर है अपना वो हो जाता है यहाँ पे समाप्त। ठीक है, यदि किसी को कोई समस्या रहे तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, या डायरेक्ट पूछ सकता है फ़ोन लगा के। ये मेरा जो नंबर है, ये वाला जो दूसरा है 9752955881, ये मेरा नंबर है। आप डायरेक्टली मुझे फ़ोन करके अपनी समस्या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। ठीक, जब समय मिलेगा तब देखकर उसका समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। ठीक है।